तो आइए चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 ICSE 10th स्टैंडर्ड का है, जो कि है फोर्स। देखिए, फोर्स के बारे में हम लोग जो है कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता कर चुके हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। उसके बाद हमने इक्वेशन पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू ma। और उसके बाद हमने वर्क जो है, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक वर्क डन होता है। इसके बारे में भी हमने पूरी चर्चा की हुई है। अभी 10th स्टैंडर्ड में हम लोग जो है पर्टिकुलरली इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो पहला मोशन होता है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन नाम से ही आपको पता चलता है, ट्रांसलेशन मोशन होता है। ट्रांसलेशन मोशन को सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर एक बॉडी है जिसका मास m है, अगर इसको कोई फोर्स F दिया जाता है, इसको कोई फोर्स F दिया जाता है, तो ये बॉडी क्या करेगा? ये बॉडी क्या करेगा? ये डिस्प्लेस करेगा, isn't it? स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेस करेगा, isn't it? तो ये अगर स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेस कर रहा है तो ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन होता है। और ये एक इफेक्ट है किसका? फोर्स का। फोर्स लगा इसलिए डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ? स्ट्रेट लाइन में। कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ? स्ट्रेट लाइन में। तो जब स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होता है तो उसको ट्रांसलेशन मोशन बोला जाता है। दूसरा जो है, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हमने 9th स्टैंडर्ड में की है, तो ये वर्क डन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज रोटेशनल मोशन। अभी ये जो रोटेशनल मोशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ घूमेगा, कुछ घुमाऊ इफेक्ट है। ये तो स्ट्रेट लाइन वाला इफेक्ट है, ये कुछ क्या है? घुमाऊ इफेक्ट है। क्या होगा? मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक व्हील है, isn't it? इसको मैंने कुछ ऐसे टेंजेंशियल फोर्स दिया, टेंजेंशियल फोर्स दिया F, isn't it? तो ये क्या होगा? ये घूमेगा ऐसा, ये ऐसे घूमेगा, isn't it? तो इसको ही क्या बोलते हैं? ये एक्सिस के अलोंग घूमेगा। जैसे फैन देखो तो आप फैन एक एक्सिस के अलोंग घूमता है, दरवाजा देखो तो वो घूमता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि रोटेशनल मोशन में, जैसे मान लो कि ये कोई बुक है, इसको थोड़ा सा चौक किया, जैसे ये पूरा ये बुक है, isn't it? अगर मैं सोचो कि ये बुक है, अगर मैं इसको ऐसे बीच में फोर्स दूं और कुछ भी एंड फिक्स ना हो और इसको जोर से ऐसे फोर्स दूंगा, तो ये क्या करेगा? ऐसे ही सीधा डिस्प्लेस हो जाएगा। पर मान लो हमारा दरवाजा है, दरवाजा एक एंड से क्या होता है? फिक्स्ड होता है। एक एंड से क्या होता है? दरवाजा फिक्स्ड होता है। अगर ये एक एंड से फिक्स्ड होता है दरवाजा, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर एक एंड से फिक्स्ड है तो अगर उसको अगर हम फोर्स देंगे तो ये घूमेगा, ये एक्सिस के अलोंग घूमेगा। तो जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो एक एंड से आप दरवाजा ले लो, आप टायर ले लो। टायर क्या होता है? बीच में पिवोटेड होता है, एक्सियल क्या बोलते हैं, एक्सियल जिसको बोलते हैं टायर का, उसके अलोंग पिवोटेड होता है, तो उसके अलोंग वो घूमते रहता है। गॉट माय पॉइंट? तो फोर्स के एक्चुअली 3 इफेक्ट होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन, दूसरा होता है रोटेशन, तीसरा होता है चेंज इन शेप। ये आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। पर अभी क्या है, ट्रांसलेशन के बारे में ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ा है। अभी पर्टिकुलरली रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। रोटेशन के लिए कंडीशन होता है कि द बॉडी शुड बी फिक्स्ड एट समवेयर, एट सम पॉइंट। सो इफ आई अप्लाई फोर्स, अभी ये चौक है, अगर ये फिक्स्ड है और इधर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा। फैन भी देखो ऊपर से पिवोटेड है, अगर एक एंड पे फोर्स लगाऊंगा तो उसका एक टर्निंग इफेक्ट दिखेगा, और यही टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। टर्निंग इफेक्ट को फिजिक्स में नाम दिया गया है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट कब होगा? इफ अ बॉडी इज पिवोटेड एट वन एंड, pivoted in a fixed at one end, and if the force is applied
at the other end or at some point body will show a turning effect. यहां पर ट्रांसलेशन में कहा है कुछ भी फिक्स नहीं है, तो जैसे ही मैंने धक्का दिया बॉडी पूरा का पूरा आगे जाएगा। अभी यहां पर मैं धक्का दूंगा तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगा, बॉडी अपने जगह पे ही रहेगा। जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है, इधर मैं अगर धक्का दूंगा तो क्या होगा, ये हाथ निकल के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स्ड है। तो ये क्या दिखाएगा, अगर जोर से किसने ताली दी तो ये ऐसे रोटेशन क्वार्टर सर्कल में रोटेट हो जाएगा, इजंट इट। तो अगर दरवाजा भी होता है तो वो क्या होता है, एक एंड से फिक्स्ड होता है दरवाजा, एक एंड से हिंज्ड होता है। तो अगर कोई भी यहां से अगर फोर्स लगाता है तो ये दरवाजा क्या होगा, इस पॉइंट में ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इन फिजिक्स लैंग्वेज इट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ इसको और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो ये है रोटेशनल मोशन के बारे में। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मोमेंट ऑफ फोर्स, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है दोस्तों, जिसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि मोमेंट ऑफ फोर्स कब होगा, जब एक एक्सिस क्या होगी, फिक्स्ड होगी। एक एक्सिस अगर फिक्स्ड है तो ही हमको क्या दिख सकता है, मोमेंट ऑफ फोर्स दिख सकता है। अभी फैक्टर्स जिस पे ये मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है वो है पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकेंड जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस। देखिए मैंने यहां पर एक डायग्राम आपके लिए, मान लो ये दरवाजा है, ये इस एंड पे फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है दरवाजा, इजंट इट, ऐसा एक दरवाजा है। तो अगर मैं ये फोर्स लगाऊं, मैंने आपको यहां पर भी दिखाया हुआ है, कहीं पर ऐसा ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं इस दरवाजे पे, तो ये ऐसे घूमेगा, तो ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इजंट इट। तो इस टर्निंग इफेक्ट को मेजर तो करना है। जैसे ट्रांसलेशन इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम क्या बोलते हैं, वर्क। तो टर्निंग इफेक्ट को मेजर भाई कितना जोर से घूम रहा है। अभी फैन का क्या होता है, आप अलग अलग स्पीड पे रखते हो तो अलग अलग स्पीड से वो घूमता है। तो इसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। जैसे अगर मैंने फोर्स दिया और बॉडी क्या हो गई, ट्रांसलेशन मोशन में आगे चले गई, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो अगर जब टर्निंग इफेक्ट दिखाएगा तो उसी टर्निंग इफेक्ट का नाम है टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये जो टॉर्क है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि फोर्स कितना ज्यादा लगा हुआ है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, ये जैसे मान लो ये एक दरवाजा है, मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा ऐसा फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स ऐसा लगेगा, एक्सिस कहां पर है, ये वाली एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे यहां से लेकर यहां तक। गॉट माय पॉइंट? अगर फोर्स ऐसा लग रहा है अंदर की तरफ, इजंट इट, मैं आपके लिए चौक पकड़ के रखा हूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो टॉर्क इस केस में लिखा जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ क्रॉस डी, एफ क्रॉस डी। जैसे और एक मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं तो देखिए, ये एक रॉड है जो इधर पिवोटेड है, फिक्स्ड है। तो अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया F1, तो डिस्टेंस कहां से, ये एक्सिस है, ये ऐसे घूमेगा, इजंट इट। तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लूंगा, यहां से लेकर ये D, इजंट इट।
अगर मैं फोर्स F1 की जगह इधर लगाता F2 फोर्स, तो डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ता, ये वाला D2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, ये एक्सिस है ना घूमने की, एक्सिस है ना जिसके अलॉन्ग वो रोटेट करेगा, जिसके अलॉन्ग वो रोटेट करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। गॉट माय पॉइंट। तो ये क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको टॉर्क बोलते हैं। F इंटू डी, डी यानी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। तो ये टर्निंग इफेक्ट है, जैसे वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, वर्क डन होता है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क भी क्या है, इफेक्ट है फोर्स का ही। जब एक एक्सिस किसी बॉडी की फिक्स्ड हो तो वो रोटेट करेगा, और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। उसको मेजर कैसे करते हैं, दो फैक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर आते हैं इसके यूनिट्स पे। देखिए यूनिट अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉर्क जो है वो लिखा गया है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इजंट इट। कई बार इसको F इंटू डी भी बोलते हैं, F इंटू आर भी बोलते हैं, पर है तो डिस्टेंस। फोर्स किस में मेजर करते हैं, हाँ आप लोग बताओ, न्यूटन में। गॉट माय पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो लगभग ये देखिए फोर्स वर्क की तरह ही है डायमेंशनली। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर ही होता है, पर उसको हम लोग किस में लिखते हैं, जूल। इसको कई बार जूल में लिखते हैं, पर करेक्ट वे टू एक्सप्रेस टॉर्क इज न्यूटन मीटर। वर्क डन भी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों इफेक्ट है फोर्स के। पर वो क्या है, उसमें एक भी एंड फिक्स नहीं होता है बॉडी का, बॉडी पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। पर यहां पर क्या है, एक एंड फिक्स होने के कारण बॉडी क्या करेगा, रोटेट। बॉडी क्या करेगा, रोटेट। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी न्यूटन मीटर होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। उसके बाद सीजीएस यूनिट देखना चाहेंगे तो फोर्स को सीजीएस में किसमें यूनिट मेजर करते हैं, सीजीएस में न्यूटन को डाइन में, सॉरी फोर्स को डाइन में और मीटर को यानी डिस्टेंस को सेंटीमीटर में। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर। दोनों का रिलेशन देखेंगे, 1 न्यूटन मीटर, देखो 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो जो रिलेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, 10⁻1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। तो ये है टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या है, ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। टर्निंग इफेक्ट कब आता है, जब एक एक्सिस हिंज्ड होती है या फिक्स्ड होती है या पिवोटेड होती है, तभी ही टर्निंग इफेक्ट दिखता है। फैक्टर्स किस पे है, ये टर्निंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, फोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इजंट इट। अभी आगे हम लोग इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, मैंने अलग अलग एग्जांपल से बताया। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन सेंटीमीटर, और रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। गॉट माय पॉइंट। आप स्क्रीन पॉज करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, ये है टॉर्क। अभी टॉर्क इसका भी क्या होगा, कुछ साइन कन्वेंशंस होंगे। जैसे टॉर्क जो होता है, मैं आपको बताऊं, ये 2 तरह का होता है। 2 तरह का इन द सेंस उसकी साइन कन्वेंशन के हिसाब से। एक होता है क्लॉकवाइज टॉर्क और ये एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए कि अगर एक रॉड है, आप समझ रहे हो, ये इस तरह से पिवोटेड है,
ठीक है। अगर इस तरह से पिवोटेड है, अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं और इसको ऐसे फोर्स लगाऊं, तो थोड़ी देर बाद ये रॉड कैसे हो जाएगा? थोड़ी देर बाद ये रॉड कैसे हो जाएगा? ये थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा। ओह सॉरी, ये ऊपर जाएगा ना, ये थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, इसे ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे आएगा, थोड़ी देर बाद ऐसे घूमेगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे, फिर वापस अपनी ओरिजिनल ये ऐसे घूमते जाएगा। Isn't it? तो ये क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रहा है कि ऑपोजिट टू क्लॉक घूम रहा है? ऑपोजिट टू क्लॉक। क्लॉक तो ऐसे घूमता है, हाँ ऐसे घूमना है, 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये तो क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और ये टॉर्क कैसे रहता है? दिस टॉर्क इज पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव टॉर्क माना गया है, ये माना गया है। एंटी क्लॉकवाइज किसी एक को पॉजिटिव मानना था, तो जैसे हम राइट को पॉजिटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना गया है कन्वेंशनली, नथिंग मोर देन दैट। क्लॉकवाइज टॉर्क, अगर सोचो फोर्स ऐसे लगेगा तो थोड़ी देर बाद कैसे हो जाएगा? ये रॉड ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये रॉड ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये। तो ये सोचिए ये कैसे घूम रहा है? क्लॉक के सेंस में घूम रहा है, क्लॉक के सेंस में घूम रहा है ना। तो इस टॉर्क को नेगेटिव टॉर्क माना जाता है और नाम इसका क्लॉकवाइज टॉर्क रखा गया है। क्या रखा गया है? क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यानी अगर कोई चीज घूम रही है और क्लॉक के ऑपोजिट सेंस में घूम रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माना जाता है, और अगर वो क्लॉक के सेंस में घूम रही है तो उसको क्लॉकवाइज टॉर्क बोला जाता है। गॉट माय पॉइंट? तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क रहता है, इजंट इट? और मान लो कोई टायर है, ठीक है, सेंटर में पिवोटेड रहता है। अगर इसको मैं ऐसे फोर्स दूं, एफ फोर्स दूं, तो ये क्या हो जाएगा? कैसे घूमेगा? ऐसा घूमेगा। तो ये कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही फोर्स का डायरेक्शन में चेंज कर दूं बाय चेंजिंग दैट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सोचिए यही सेंटर में पिवोटेड था, मैंने अभी ऐसे लगाया, राइट की तरफ फोर्स लगाया, अगर लेफ्ट की तरफ लगाता तो ये कैसे घूमता? ऐसे घूमता क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाता, इजंट इट? क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाता। तो क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, हाउ द फोर्स इज अप्लाइड, इजंट इट? तो नेट जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, अगर वो क्लॉक के सेंस में आता है तो उसको क्लॉकवाइज टॉर्क माना जाता है, अगर क्लॉक के ऑपोजिट सेंस में आता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क माना जाता है। फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मेजॉरिटी बुक्स में पॉजिटिव मानते हैं, इजंट इट? कुछ तो फर्क चाहिए ना। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना गया है। हाँ, जैसे क्या होता है, राइट को पॉजिटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, इजंट इट? तो यहाँ क्योंकि दोनों में फर्क तो दिखाना है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स इज टॉर्क इज +50 न्यूटन मीटर, तो आपको समझना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं बोलूं टॉर्क इज -50 न्यूटन मीटर, तो आपको समझना है कि ये क्लॉकवाइज सेंस की बात चल रही है, इजंट इट? तो अगर प्लस साइन आता है तो हमारे मन में विचार आना चाहिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज की बात चल रही है, और माइनस साइन आए तो हमारे मन में विचार आना चाहिए कि ये क्लॉकवाइज सेंस की बात चल रही है। तो ये कन्वेंशंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। गॉट माय पॉइंट? आप स्क्रीन पॉज करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल से और टॉर्क की फील लेने की कोशिश करते हैं। पहला है डोर हैंडल्स। अभी सोचिए आप डोर का, जो आपके घर में डोर होते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि उसका हैंडल हमेशा क्या होता है? एकदम लास्ट पे
एकदम एज पे लगा होता है। बीच में क्यों नहीं लगा होता? कोई डोर आपने देखा है कि हैंडल बीच में है? देखा है आपने? नहीं, हमेशा हैंडल्स जो होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं? मान लो ये आपका क्या है? डोर है, isn't it? तो हैंडल्स हमेशा कहाँ लगे होते हैं? ये हमेशा ऐसे एकदम एज के नज़दीक लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा या बंद करूंगा तो फोर्स जो है वो मुझे कम लगेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क क्या है? टॉर्क ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। मान लो ये जो पिंक वाला टॉर्क ये है वो एज पे नहीं होता, तो क्या होता कि अगर यहां नहीं है हैंडल, यहां होता बीच में। ये दो केसेस हैं, पहला केस और दूसरा केस। तो पहले केस के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक है d1, और दूसरे केस के लिए ये d2 है। तो दोनों टॉर्क में जो रिक्वायर्ड टॉर्क है वो तो सेम रहेगा, isn't it? मान लो रिक्वायर्ड जो टॉर्क है या तो T वो क्या होगा? F1 D1, या तो टॉर्क T क्या होगा? F2 D2। एक इसको फोर्स F1 लगेगा मान लो पिंक वाले को, और इसको फोर्स कितना लगेगा? F2 येलो वाले को, isn't it? सोच के देखो कि टॉर्क जो दरवाजा खोलने के लिए है वो जो टॉर्क है वो 100 है। कितना टॉर्क रिक्वायर्ड कितना है? 100 है। जो पिंक वाला हैंडल है ये वाला जिसका डिस्टेंस d1 है, वो हैंडल मान लो 10 मीटर पे लगा हुआ है। एक्चुअली मैं थोड़े से फिगर्स वेग ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 10 मीटर पे लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, और दूसरा जो है मान लो जो हैंडल है वो 5 मीटर पे लगा हुआ है। तो जो फोर्स टॉर्क रिक्वायर्ड है टाउ वो या तो F1 D1 होगा, isn't it? तो F1 क्या होगा? टाउ अपॉन D1। तो टाउ कितना है? 100 अपॉन 10। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 10 न्यूटन। और दूसरे में टाउ क्या होगा? F2 D2। तो टाउ इक्वल टू F2 इक्वल टू टाउ अपॉन D2। तो 100 अपॉन 5 यानी 20 न्यूटन की जरूरत होती। तो F1 क्या है? जो दूर वाला है हैंडल, isn't it? तो अगर जितना दूर रहेगा उतना इजीली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? पुश या पुल कर सकते हैं, isn't it? और जितना क्या होगा यानी एक्सिस से डिस्टेंस कम होते जाएगा उतना फोर्स की रिक्वायरमेंट आप देख सक रहे हैं कि ज्यादा है। आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। आप एक दरवाजा अपने घर का लीजिए, एकदम कॉर्नर से धक्का दीजिए तो वो इजीली ओपन हो जाता है, पर अगर आप उसको बीच में धक्का देने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली ओपन नहीं होगा, isn't it? तो जितना हम लोग क्या करते हैं यानी एक्सिस से दूर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे उतना क्या होता है? फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि टॉर्क इट डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस इज द फोर्स रिक्वायर्ड, isn't it? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमको टॉर्क लेना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा है तो फोर्स कम लगेगा, और अगर फोर्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगता है। वैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील को भी देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील में क्या होता है? बीच में पिवोटेड होती है, और ऐसा क्या होता है? ये स्टीयरिंग व्हील होता है, isn't it? थोड़ा सा मेरी ड्राइंग जो है उसको आप और फोर्सेस लगते हैं। अगर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, isn't it? तो आप फोर्स ऐसे लगाइए तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आप क्या करोगे? ऐसे घुमाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज
घूमता है। तो ये स्टीयरिंग व्हील है, बीच में पिवोटेड होता है। हैंड फ्लावर ग्राइंडर, घर में वो चक्की रहती है ना, ऐसा घुमाते हैं आटा पीसने के लिए। आजकल तो वो सीधा क्या होता है, चक्की पीसने की मशीन रहती है, सीधा व्हीट क्या होता है फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले के ज़माने में 2 पत्थर ऐसे होते थे बड़े, कई लोगों ने देखा होगा, इज़न्ट इट, वो ऐसे बड़े ऐसे 2 पत्थर होते थे, इस बीच में से आटा रखा जाता था और उसके ऊपर आटा नहीं, यानी व्हीट, आटा तो बाद में मिलेगा, व्हीट या जो भी पीसना होता था ऐसे रखा जाता था इसके ऊपर, और एक दूसरा पत्थर होता था, ये बीच में पिवोटेड होता था। तो उसका जो एक दूसरा पत्थर होता था वो एकदम एंड पे ऐसे लगा होता था, ऐसा, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ता है ऐसा। तो ये एंड में क्यों होता है, क्योंकि एंड में रहने के कारण इजीली फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। अभी अभी आपको मैंने दिखाया ना, जितना एंड पे रहेगा उतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी और इजीली ये क्या हो सकता है, घूम सकता है। अगर यही बीच में होता तो नहीं घूमता। उसके बाद बाईसाइकिल का पैडल, आपने देखा होगा कि आपके बाईसाइकिल में क्या होता है, एक ऐसा चेन रहता है, उसको ऐसे तीत रहते हैं, फिर यहाँ से एक पैडल निकलता है और पैडल क्या होता है, एक्सेल होता है, उसके एकदम लास्ट में ऐसा, कभी आपने देखा है क्या, पैडल बीच में है, एकदम पैडल कहाँ होता है, एकदम लास्ट में उसको ऐसा रखा जाता है और पैर से हम उसको ऐसे घुमाते हैं, इज़न्ट इट। तो ये पैडल भी एकदम लास्ट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इजीली हम उसको घुमा सकते हैं, इज़न्ट इट। उसके बाद स्पैनर यानी पाना हमारा, इज़न्ट इट। तो कोई भी नट खोलना होता है, मान लो ये नट है जिसको खोलना होता है, तो जो पाना होता है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है। उसका ऐसा लंबा सा हैंडल होता है ताकि हम लोग उसको इजी, इधर हम लोग क्या करेंगे, खोलना है, टर्निंग इफेक्ट चाहिए, तो जितना ये हैंडल लंबा होगा उतना इजीली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, इज़न्ट इट। तो कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, मोर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस इज द फोर्स रिक्वायर्ड। अगर यही हैंडल बहुत छोटा होता तो खोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। ये हैंडल लंबा क्यों रखा जाता है पाना का या स्पैनर का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ताकि फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो, वो कम लगे, इज़न्ट इट। तो टॉर्क क्या है, इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोर, फोर्स रिक्वायर्ड इज लेस। ये बहुत ही कंक्लूजन ये दिमाग में होना चाहिए। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टॉर्क है उसकी फील ले सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो फाइनली इस लेक्चर में हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा, उसके यानी इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा, उसके साइन कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कपल के बारे में पढ़ेंगे और स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर सम्स भी करेंगे और ये यूनिट को एंड करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, टेक्स्ट बुक पूरा रीड कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।